Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Dark Room of DRT पार्ट फर्स्ट। जैसे कि आपको पता है, डार्क रूम में हमारा टॉपिक चल रहा था फिल्म डिफेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड देयर पॉसिबल क्योजेज। ठीक है, इसका एक लेक्चर अपना हो चुका था और आज का अपना ये इसका लास्ट लेक्चर है। दैट मीन्स कि आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फिल्म डिफेक्ट्स या फिर आर्टिफैक्ट्स क्या होता है। जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि आपका जो एक्सरे फिल्म है, जब वो प्रोसेस होकर आती है, जो फाइनल इमेज मिलती है, उसको आप क्या बोलते हो, या तो रेडियोग्राफ बोलते हो या फिर स्काईग्राम। ठीक है, उस रेडियोग्राफ या फिर स्काईग्राम के अंदर कोई भी डिफेक्ट्स आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से आपकी इमेज क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो जो डिफेक्ट्स हैं वही क्या कहलाएंगे, आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर या फिर इस यूनिट के अंदर या फिर इस टॉपिक के अंदर हमने उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ा, दूसरा उनके क्योजेज़ के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और उनसे अपन कैसे रिकवर हो सकते हैं, मतलब उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, ये चीज़ें भी हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ये डिस्कस किया था कि जो फिल्म आर्टिफैक्ट्स या फिर डिफेक्ट्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका था टेक्निकल, सेकंड था आपका प्रोसेसिंग एंड थर्ड था पोजिशनिंग। तो जो अपना जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने टेक्निकल आर्टिफैक्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर ले थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि टेक्निकल आर्टिफैक्ट्स होता क्या है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो वो आर्टिफैक्ट या फिर वो डिफेक्ट जो किसके कारण आ रहे हैं, कोई भी मशीन इशू के कारण। अब मशीन इशू क्या होगा, यहाँ पे आपकी मशीन कौन सी है, एक्सरे ट्यूब मशीन है। ठीक है, काउच हो गया या फिर उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ग्रिड्स वगैरह, कैसेट वगैरह, इन कंपोनेंट्स के कारण कोई भी अगर आपकी एक्सरे फिल्म के अंदर डिफेक्ट आ रहा है तो वो आपका कौन सा डिफेक्ट होता है, टेक्निकल डिफेक्ट या फिर टेक्निकल आर्टिफैक्ट। इसके अंदर अपन ने कई डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल आपके जो मेन 2 थे, एक अंडर एक्सपोजर होता है और एक ओवर एक्सपोजर होता है। ठीक है, ओवर एक्सपोजर का मतलब ज़्यादा एक्सपोजर लगना, अंडर एक्सपोजर का मतलब कम एक्सपोजर लगना। इनके मेन रीज़न यही है कि अगर आपका जो रेडियोग्राफर है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वहाँ पे उसको पता नहीं है कि फैक्टर कितने देने हैं कौन से बॉडी पार्ट के एक्सरे में, तो उस वक्त ये चीज़ें हो सकती हैं। अंडर एक्सपोजर भी हो सकती है आपकी फिल्म और ओवर एक्सपोजर भी हो सकती है। इसके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि इन रीजंस के कारण आपकी फिल्म कैसी दिखाई देती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यही है कि अपन ऑप्टिमम जो आपके फैक्टर्स हैं उनको आप काम में लो। ठीक है, दूसरा जो फिल्म और स्क्रीन का कॉम्बिनेशन है, स्क्रीन आपकी कई टाइप की होती है, फास्ट स्पीड स्क्रीन्स होती हैं, स्लो स्पीड स्क्रीन्स होती है। अब क्या कर रहे हो आप, एक तो एक्सपोजर भी कम काम में ले रहे हो कई बार, और आपने जो स्क्रीन है वो भी कौन सी काम में ले ली, स्लो स्पीड वाली, तो उस वक्त क्या होगा, अंडर एक्सपोजर ही होगा। दूसरा कई बार क्या होता है कि अपन एक्सपोजर ज़्यादा काम में ले रहे हैं और साथ में अपन ने स्क्रीन भी ऐसी काम में ली है जिसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो उस वक्त ओवर एक्सपोजर होगा। ऐसे कुछ डिफेक्ट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज अपन जो नेक्स्ट अपने 2 मेन जो डिफेक्ट्स थे, एक तो था आपका प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट और दूसरा था आपका पोजिशनिंग, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट की। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट। अब प्रोसेसिंग से नाम में समझ में आ रहा है यहाँ पे जो आपकी फ़िल्म को आप प्रोसेस कराते हो। ठीक है, फिल्म के अंदर लेटेंट इमेज होती है, लेटेंट इमेज को आप किस में कन्वर्ट करते हो, विजिबल इमेज में। तो उसके बीच में की जो प्रोसेस होती है जिसको डार्क रूम के अंदर कराया जाता है। ठीक है, और डार्क रूम को हम फिल्म प्रोसेसिंग रूम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर फिल्म को प्रोसेस कराया जाता है। तो वो बात छोड़ो, अपन बात मैन आते हैं कि अपनी प्रोसेसिंग पे। दैट मीन्स प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट वो हुआ कि जब आप फिल्म को प्रोसेस करा रहे हो, ठीक है, लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर रहे हो, उस वक्त आपकी फिल्म के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया। दैट मीन्स कि अपना जो टेक्निकल इशू था वो भी आपने रिजॉल्व कर लिया, टेक्निकल इशू कोई नहीं है। दूसरा जो आपका जो थर्ड लास्ट है पोजिशनिंग, वो भी आपका करेक्ट है। बट कई बार क्या होता है कि प्रोसेसिंग के अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं या फिर कोई भी रीजंस के कारण अपना क्या आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है फिल्म, जिसका मेन रीजन क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है कि प्रोसेसिंग के अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। दैट मीन्स कि प्रोसेसिंग के वक्त में आने वाला डिफेक्ट, ठीक, क्या कहलाएगा आपका, प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट कहलाएगा। ठीक है,
All the defects which are related to the dark room processing are called processing artifact. साफ साफ लैंग्वेज के अंदर अपन ने लिखा है कि डार्क रूम की प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे डिफेक्ट किस में आएंगे, आपके प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स के अंदर आएंगे। अब अपन बात करेंगे कि प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स के अंदर कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स आते हैं, फिर उनके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो रीजंस होंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देन अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि उन रीजंस को कैसे रिजॉल्व किया जाए या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आर्टिफैक्ट आएगा तो वो आपकी क्या करेगा, जो इमेज क्वालिटी है उसको डिक्रीज करेगा। और जैसा कि अपन हर बार बात करते आए हैं कि अपने को इमेज क्वालिटी को किसी भी हालत में डिक्रीज नहीं होने देना है। ठीक है, अगर इमेज क्वालिटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप गलत डायग्नोसिस वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए अपन यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको रिमूव करेंगे। अपना जो सेकंड आर्टिफैक्ट है प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट, उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी एक टेबल है, उस टेबल के बारे में, जैसा कि अपन ने टेक्निकल आर्टिफैक्ट के अंदर एक टेबल बनाई थी, एक तरफ आपके डिफेक्ट्स थे, फिर उसके रीजन्स थे, फिर उसकी रिकवरी थी। सेम एक टेबल हम यहाँ पे भी बनाएंगे, एक तरफ अपन डिफेक्ट्स लिखेंगे, दूसरा अपन रीजन्स, एंड थर्ड वहाँ पे रिकवरी होगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे टेबल के अंदर देख सकते हो। ठीक है, 3 कॉलम बनाए हैं अपने, एक डिफेक्ट का, एक रीज़न का और दूसरा रिकवरी का। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिल्म फॉग। वैसे तो टेक्निकल आर्टिफैक्ट के अंदर भी अपन ने फॉग जो डिफेक्ट था उसके बारे में बात की थी, लेकिन वहाँ पे जो आपका रीजन था वो किससे रिलेटेड था, मशीन से रिलेटेड था। बट अब यहाँ पे जो रीजन्स आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, आपके प्रोसेसिंग से रिलेटेड आएंगे। फोग की इमेज शायद आपको लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाई थी कि फोग की इमेज आपको कैसी दिखाई देती है, लगभग ब्लर है, उसको हम बोल सकते हैं, ब्लर होती नहीं है लेकिन उसको ब्लर बोल सकते हैं, थोड़ी धुंधली दिखाई देती है वो इमेज, उसके अंदर आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। दूसरा, फोग होता कब है, जब क्या होती है कि आपकी जो एक्सरे फिल्म है वो क्या है, कोई भी दूसरी लाइट या फिर कोई भी दूसरी रेडिएशन से क्या हो जाती है, कई बार एक्सपोज हो जाती है और प्रॉपर तरीके से एक्सपोज नहीं होती। अगर प्रॉपर तरीके से वो एक्सपोज हो जाएगी तो फिर वही बात है, कौन सा डिफेक्ट आएगा उसके अंदर, डबल एक्सपोजर का आएगा। बट क्या होता है कि वो प्रॉपर तरीके से एक्सपोज नहीं हो पाती है, फिर जब आप उस पर एक्सपोजर करते हो आपका, तब उस पर इमेज क्लियर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इसके अपन रीजन्स की बात करते हैं। रीज़न में अपना फर्स्ट रीज़न है डैमेज्ड सेफ लाइट। जो आपकी सेफ लाइट है अगर वो डैमेज्ड हो रखी है तो डैमेज्ड होगी तो वो क्या करेगी, आपकी जितनी भी एक्सरेज फिल्म है वहाँ पे जिनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए था वो उनको एक्सपोज करेगी। ठीक है, और उनको ख़राब करेगी। और फिल्म के ऊपर कौन सा डिफेक्ट आपको दिखाई देने को मिलेगा, फिल्म फॉग। ठीक है, तो इसकी रिकवरी के लिए हमें क्या करना होगा, चेक सेफ लाइट पीरियोडिकली और विद इन 15 डेज। दैट मीन्स कि अपनी जो सेफ लाइट है उसको हम पीरियोडिकली टेस्ट करें। ठीक है, उनको चेक करते रहें कि आपकी जो सेफ लाइट है वो सही तरीके से वर्किंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये पीरियडिकली अपन बात कर रहे हैं, अगर मंथली भी चेक कर सकते हैं, वीकली भी चेक कर सकते हैं, और विद इन 15 डेज या मतलब 15 दिन के अंदर भी इनको चेक कर सकते हैं। जैसा कि डार्क रूम में भी अपन ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, जो आपका सेफ लाइट था उसके अंदर टेस्टिंग के अंदर अपन ने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि कैसे सेफ लाइट को अपन पीरियोडिकली चेक करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेफ लाइट को चेक करेंगे कि वो आपकी जो एक्सरे फिल्म उनको एक्सपोज कर रही हैं या फिर नहीं कर रही है। अगर वो कर रही हैं तो फिर उनको रिप्लेस करेंगे या फिर उस प्रॉब्लम का अपन कोई ना कोई सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, दूसरा रीजन है यहाँ पे फिल्म फॉग का, एक्सीडेंटली एक्सपोजर ऑफ वाइट लाइट और एनी जनरल लाइट। दैट मीन्स कि एक्सीडेंटली मतलब कोई भी रीजन से हो सकता है, अचानक से जो आपकी फिल्म है वो या तो वाइट लाइट से या फिर कोई भी दूसरी जनरल लाइट, ठीक है, विजिबल लाइट से क्या हो गई है, एक्सपोज हो गई है, तो उस वक्त क्या होगा, फिल्म पे आपको फॉग देखने को मिल सकता है। इसके लिए क्या हो सकता है, इसके कई रीजन्स हो सकते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि कैसेट ओपन रह सकती है तो उसकी वजह से भी उसके अंदर लाइट एंटर हो सकती है, एक्सरे फिल्म एक्सपोज हो सकती है। या फिर दूसरा रीजन कई बार क्या होता है कि जो आपके डोर लॉक सिस्टम अगर वो सही तरीके से वर्क ना करे या फिर गलती से कोई डोर ओपन रह गए हो, मतलब कोई भी रीजन से आपकी जो वाइट लाइट या फिर जनरल जो लाइट है वो क्या कर रही है, उसको एक्सपोज कर रही है, तो उस कंडीशन में भी आपका कौन सा डिफेक्ट मिलेगा, आपको फिल्म फॉग डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जो आपकी कैसेट्स है उनको प्रॉपर तरीके से आप क्लोज करो। दूसरा, जितने भी इंटर डोर लॉक सिस्टम्स हैं उनको अच्छे से लॉक करें। ठीक है,
उनको मेंटेन रखें कि उनमें से जो लाइट है वो अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का अपन ध्यान रखेंगे तो अपन फिल्म फोक के जो डिफेक्ट है उसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी रिकवरी कर सकते हैं, उसको नहीं आने देंगे अपन। ठीक है, अपन बात करते हैं प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट के अंदर सेकंड। एक था आपका फिल्म फोक, अब अपन बात कर रहे हैं एज फोक की। ठीक है, एज फोक का मतलब कि आपकी जो फिल्म है वो क्या हो रही है, उसकी एज ज़्यादा होती जा रही है, मतलब बहुत समय से अपन ने उसको काम में नहीं लिया या फिर अपन पुरानी फिल्म काम में ले रहे हैं, तो उस वक्त भी आपकी फ़िल्म क्या होती है, पड़ी पड़ी एक्सपोज हो जाती है, फिल्म आपकी रखी हुई एक्सपोज हो सकती है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एज फोक के रीजन क्या होंगे। फर्स्ट है आपका यूज़ ऑफ एक्सपायरी डेट फिल्म। ठीक है, एक्सपायरी डेट की अगर आप फिल्म यूज़ करते हो तो उस पर भी फोग आ सकता है। उसके लिए अपने को क्या करना है, इसका एक ही सोल्यूशन है कि अपन एक्सपायरी डेट की फ़िल्म को यूज ना करें, या फिर हर बार फिल्म को यूज़ करने से पहले उनकी जो एक्सपायरी डेट्स हैं उनको एक बार चेक कर लें। ठीक है, ऑलवेज यूज़ फिल्म बिफोर एक्सपायर डेट, एक्सपायर डेट से पहले हमेशा फिल्म को यूज़ करें, एंड चेक द डेट रेगुलरली, और उनकी जो डेट्स हैं उनको रेगुलरली चेक करते रहें। ठीक है, दूसरा है स्टोरिंग ऑफ फिल्म इन हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी एरियाज। दैट मीन्स कि आपकी जो फिल्म है उनको अपन ने स्टोर किया है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और ह्यूमिडिटी का मतलब नमी। ठीक है, नमी होने के कारण नमी भी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। जैसा कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसको आप सही कर लेना, HUMIDITY होगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि फिल्म को अपन ने ऐसी जगह पे स्टोर कर लिया जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो उस वक्त क्या होगा, जो आपकी फ़िल्म है उस पर आपको फॉग देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि जहाँ पे आपकी फ़िल्म आपने स्टोर कर रखी है उसका टेम्परेचर भी कम हो और उसकी ह्यूमिडिटी भी कम हो। इन सब के लिए अपन ने डार्क रूम के अंदर एक, जब अपन डार्क रूम का लेआउट पढ़ते हैं तब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, एयर कंडीशनिंग, जो क्या करता है, डार्क रूम का टेम्परेचर भी कम रखता है और ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भी अपन क्या करेंगे, एयर कंडीशनर शुड बी इंस्टॉल्ड एंड चेक प्रॉपर्ली। एयर कंडीशनिंग को अपन क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे डार्क रूम के अंदर। ठीक है, और उसको प्रॉपर्ली चेक करेंगे। चेक करना भी ज़रूरी है। अगर पता चला कि आपने डार्क रूम के अंदर एयर कंडीशनिंग तो इंस्टॉल कर दी लेकिन वो 15 दिन बाद काम नहीं कर रही है, तो उसको चेक करना या फिर मतलब उसका रेगुलरली वर्किंग उसकी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तभी अपन एज फोक को बचा सकते हैं। एज फोक का मतलब यही है कि जो एक पुरानी फिल्म से उनको काम में ना ले, दूसरा आपकी जो फिल्म स्टोर कर रहे हो आप उनको हाई टेम्परेचर में ना करें, या फिर हाई ह्यूमिडिटी HUMIDITY मतलब नमी वाले जगह पे फिल्म को स्टोर ना करें। इनकी वजह से भी फिल्म के ऊपर फॉग आ सकता है और इनकी रिकवरी अपन कैसे करते हैं ये भी अपन ने अभी देख लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट की। अपना नेक्स्ट और थर्ड जो आर्टिफैक्ट है उसका नाम है मून इफ़ेक्ट। मून इफ़ेक्ट के बारे में शायद अपन ने एक बार डिस्कस भी किया था। ठीक है, आपको याद हो तो, जो आप जब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और कैसेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के अंदर अपन ने जब कैसेट की लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, उस वक्त अपन ने मून इफ़ेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। जब आप कैसेट से फिल्म को अनलोड और लोड करते हो, उस वक्त जब आप फिल्म को पकड़ते हो तो कितनी फिंगर्स यूज़ कर रहे हो उन पे डिपेंड करता है कि आपके जो फिल्म है उसके ऊपर मून इफ़ेक्ट आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, तो मून इफ़ेक्ट उसी को बोलते हैं। अब इसमें मून इफ़ेक्ट आता किसके कारण है वो देख लो। ड्यू टू इमेज ऑफ फिंगर ऑन फिल्म ड्यूरिंग हैंडलिंग। दैट मीन्स हैंडलिंग का मतलब आप फिल्म को उठा रहे हो, हैंडल कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उस वक्त आपकी क्या हो गई, जो फिंगर्स है अगर उनकी इमेज फिल्म पे आ जाती है तो इस डिफेक्ट को अपन कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं या फिर कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, मून इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिकवरी के लिए अपन क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि जब अपन फिल्म को हैंडल करते हैं तो अपने को केवल 2 ही फिंगर काम में लेनी होती है, वो भी एक 4 फिंगर होती है आपका और एक और थंब। उससे भी जितना कम पार्ट अगर आप फिल्म का टच कर सकते हो, आपको उतना ही कम पार्ट फिल्म का टच करना है। ठीक है, ताकि मून इफेक्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, ऑलवेज हैंडलिंग द फिल्म केयरफुली विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर्स ड्यूरिंग लोडिंग। ठीक है, जब आप उसको फिल्म को लोड कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है फिल्म को कैसेट के अंदर लोड कर रहे हो, उस वक्त फिल्म को केयरफुली हैंडल करें और किसकी सहायता से, केवल 2 फिंगर्स की सहायता से, एंड विद द हेल्प ऑफ हैंगर्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। और जब आप फिल्म को प्रोसेसिंग करा रहे हो तो उस वक्त हैंड्स का यूज़ ना करें, फिंगर्स का यूज़ ना करें, उस वक्त आप किसका यूज़ करें,
हैंगर्स का यूज़ करें ताकि फिल्म के ऊपर मून का इफेक्ट दिखाई ना दे। ठीक है, मून इफेक्ट में होता है कि मून लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। आपकी जो फिंगर्स है, वैसे देखा जाए तो फिंगर्स के जो प्रिंट्स थे वो उस पर छूट जाते हैं या फिर फिंगर्स की इमेज आ जाती है, बट वो अगर अपन दूर से देखेंगे तो अपने को लगेगा कि मून लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इस इफेक्ट को मून इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फोर्थ इफेक्ट की। फोर्थ इफेक्ट अपना इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं स्टेन इफेक्ट। स्टेन इफेक्ट में क्या होता है कि आपकी जो केमिकल्स की बात करेंगे अब अपन यहाँ पे, केमिकल्स की स्ट्रेंथ, केमिकल की एसिडिसिटी, बेसिसिटी, कौन सा कितना एसिडिक है, कौन सा कितना बेसिक है, केमिकल्स हैं वो आपके पुराने तो नहीं हो रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है या फिर ज़्यादा है, उनका टेम्परेचर, इन सब से डिपेंड करती है आपकी फ़िल्म की प्रोसेसिंग। और इन पे क्या डिपेंड करता है, आपकी फ़िल्म के ऊपर कलर्स डिपेंड करते हैं। अगर इनमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट्स आता है, चेंजेस आते हैं, तो आपकी फ़िल्म के ऊपर क्या आते हैं, कलर्स आ जाते हैं बहुत प्रकार के। तो उन्हीं कलर्स के बारे में अपन इन स्टेन इफेक्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरियस कलर्स में अपीयर ऑन द फिल्म ड्यूरिंग प्रोसेसिंग रिजल्ट्स इन डिसकलरेशन। स्टेन इफेक्ट में अपन यही डिस्कस करेंगे कि जब आप प्रोसेसिंग कराते हो तो प्रोसेसिंग के वक्त बहुत सारे कलर्स दिख सकते हैं आपको फिल्म के ऊपर। ठीक है, जो क्या करेंगे, फिल्म की डिसकलरेशन, मतलब जो फिल्म का कलर होना चाहिए था वो कलर नहीं होगा, वहाँ पे अदर कलर्स दिखाई देंगे। और वो किस में आते हैं, आपके फिल्म आर्टिफैक्ट्स के अंदर आते हैं, और उसमें भी प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स में। तो अब अपन पीरियोडिकली एक एक कलर की बात करेंगे कि कौन सा कलर क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, किसके कारण हो रहा है और उसकी क्या रिकवरी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्राउन कलर स्टेन की। दैट मीन्स कि फिल्म के ऊपर ब्राउन कलर किन किन रीजन्स के आ सकता है। इसमें आपका फर्स्ट रीज़न है इम्प्रॉपर फिक्सिंग। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने फिक्सिंग प्रॉपर नहीं की है, उसके कारण भी आपकी फ़िल्म के ऊपर ब्राउन कलर आ सकता है। तो इसका ऑब्वियस सी बात है, एक ही सॉल्यूशन है कि फिक्सिंग को प्रॉपर किया जाए। ठीक है, सेकंड है आपका एग्जॉस्टेड फिक्सर। एग्जॉस्टेड फिक्सर का मतलब फिक्सर आपका पुराना हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप ख़राब फिक्सर वहाँ पे काम में लोगे तो उसके कारण भी ब्राउन कलर आपको फिल्म पे देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपका उपाय या फिर सॉल्यूशन एक ही है कि फिक्सर को आप चेंज करते रहें अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू वर्कलोड। जैसे जैसे आपका फिक्सर पुराना होता जाता है तो उसको अपने को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, थर्ड इम्प्रॉपर वॉशिंग। ठीक है, इम्प्रॉपर वॉशिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे फिक्सर से आपने सॉल्यूशन को निकाला तो आपने क्या किया, उसकी प्रॉपर तरीके से वॉशिंग नहीं की। अगर आप प्रॉपर तरीके से वॉशिंग नहीं करते हो तो उस पर फिक्सर सॉल्यूशन रहेगा, और वो फिक्सर सॉल्यूशन रहेगा तो वो उस पर रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स कि अगर आप इम्प्रॉपर वॉशिंग करते हो तो इसके कारण इम्प्रॉपर फिक्सिंग भी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है आपको इसके लिए क्या करना होगा, वॉशिंग प्रॉपर करनी होगी ताकि केमिकल अच्छे से रिमूव हो जाए। ठीक है, और आपका ब्राउन कलर दिखाई ना दे। अब अपन बात करते हैं दूसरे कलर की, येलो स्टेन की। येलो कलर भी आपको फिल्म पर देखने को मिल सकता है। इसका क्या रीजन हो सकता है, ये आप पहले अपन ने फिक्सर की बात की थी, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपर की। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर। ऑक्सीडाइज्ड डेवलपर का मतलब डेवलपर सॉल्यूशन आपका ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, डैमेज्ड हो चुका है। और इसके लिए अपन ने जहाँ पे डेवलपर सॉल्यूशन के अंदर बात की थी कि ऑक्सीडाइजेशन से कौन बचाता है डेवलपर सॉल्यूशन को, प्रिजर्वेटिव बचाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है, ऑक्सीडाइज्ड कब होगा, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, डेवलपर टैंक शुड बी कवर्ड। डेवलपर टैंक को अपन कवर करके रखें एंड ऐड प्रिजर्वेटिव, और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाएं ताकि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो या फिर उसके अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ना हो। ठीक है, दूसरा है यूज़ ऑफ ओल्ड डेवलपर। जैसा कि अपन ने पहला रीज़न बात किया ऑक्सीडाइज्ड, तो वो ऑब्वियस सी बात है जब आपका डेवलपर सॉल्यूशन पुराना हो जाता है तभी वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, तो अपन ऑब्वियस सी बात है कि पुराने डेवलपर सॉल्यूशन को अपन काम में ना ले। चेंज ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन ऑन टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग या फिर वर्किंग लोड के अकॉर्डिंग डेवलपर के सॉल्यूशन को टाइम टू टाइम चेंज किया जाए। ठीक है, तो ये दो स्टेंस तो अभी अपन ने पढ़े हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपन और कलर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका यहाँ पे है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर इम्प्रॉपर फिक्सिंग, दैट मीन्स प्रॉपर फिक्सिंग काम में नहीं है या फिर पुराना फिक्सर सॉल्यूशन काम में लिया जा रहा है तो उसके कारण हो सकती है। तो इसके लिए फिक्सिंग प्रॉपर करो, फिक्सर के सॉल्यूशंस को चेंज किया जाना चाहिए, प्रॉपर वॉशिंग की जाना चाहिए। दूसरा है येलो स्टेन। ये किससे हो सकता है, आपका ऑक्सीडाइज डेवलपर से हो सकता है या फिर
पुराना डेवलपर सॉल्यूशन हो तो उसके कारण भी हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, डेवलपर सॉल्यूशन को अपन कवर करके रखेंगे, या फिर अगर आपको लगे कि डेवलपर सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो उसके अंदर अपन प्रिजर्वेटिव और ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका डेवलपर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है तो उसको चेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, इन सारे सॉल्यूशन से अपन क्या कर सकते हैं, इन 2 कलर स्टेन को बचा सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड कलर स्टेन की। कलर स्टेन अपना यहाँ पे है ब्लू ग्रीन, मतलब यहाँ पे ब्लूइश और ग्रीनिश कलर आपको देखने को मिलेगा। ये किसके कारण होता है, हाई टेम्परेचर ऑफ द फिक्सर। ठीक है, और दूसरा है एग्जॉस्टेड फिक्सर में, दैट मीन्स कि आपका अगर फिक्सर सॉल्यूशन पुराना है, ठीक है, जैसा अभी अपन ने पीछे जो अपना कलर था एक ब्राउन कलर, उसमें भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे भी पुराने जो आपका अगर फिक्सर सॉल्यूशन होता है तो उसके कारण वहाँ पे ब्राउन कलर भी आ सकता है, उसके कारण वहाँ पे ब्लूइश या फिर ग्रीनिश कलर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो आपका टेम्परेचर है उसको आप मेंटेन करके रखो, ऑप्टिमम रखो, जितना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना उतना मेंटेन करके रखो। दूसरा, अगर आपका डेवलपर सॉल्यूशन फिक्सर सॉल्यूशन एग्जॉस्टेड है, मतलब ख़राब हो चुका है, तो उसको आप काम में ना लें। ठीक है, या फिर उसको आप चेंज करो, जो भी उसके सॉल्यूशंस है वो आप करोगे तो डिफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपका कलर स्टेन है यहाँ पे ग्रे वाइट। ठीक है, ग्रे या फिर वाइट कलर के स्टेन आपको देखने को मिलेंगे, वो इनकम्प्लीट वॉशिंग के कारण। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप प्रॉपर वॉशिंग करें ताकि आपको फिल्म्स के ऊपर कोई भी कलर का स्टेन दिखाई देने ना मिले। ठीक है, ये कुछ कलर स्टेन्स थे जिनके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया, इनके क्या क्या रीज़न हो सकते थे केमिकल के, वो भी अपन ने डिस्कस किए, उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो आपका प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ये अपना अब लास्ट प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट है जिसका नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो फिल्म है उसके ऊपर आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, फिर ट्री लाइक मार्क्स देखने को मिलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोला जाता है। ये आता किसके कारण है, इसका मेन रीज़न क्या है, डिफेक्ट क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन 2 फिल्म्स। 2 फिल्म्स के कारण, जो 2 फिल्म्स रखी हुई हैं उनके बीच में फ्रिक्शन हो जाने के कारण, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण हो जाने के कारण, तो ऑब्वियसली बात है इसकी रिकवरी के लिए अपने को क्या करना है कि 2 फिल्म्स जो अनएक्सपोज्ड फिल्म हो उनको अपन या तो पास नहीं रखेंगे, या फिर अगर उनको पास रखते हैं तो उनके अपन केयर करेंगे। अब इनका उपाय क्या होता है, फिल्म शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली। ठीक है, फिल्म को प्रॉपरली हैंडलिंग की जाए। ठीक है, ताकि कोई भी फिल्म के ऊपर फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ट्री नुमा स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ट्री लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, और आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड फिल्म बॉक्स शुड बी प्लेस्ड वर्टिकली। दूसरा, जो आपका फिल्म का जो बॉक्स है, फिल्म जिसको फिल्म बिन बोलते हैं, जिसके अंदर आपका फिल्म्स है, ठीक है, एक से ज़्यादा फिल्म्स है, तो उसको आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली ना रख के वर्टिकली रखें। वर्टिकल मतलब उसका जो बॉक्स है उसको आप खड़ा रखें, है ना, जिससे क्या होगा कि जितनी भी फिल्म्स है वो एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्या आता है, आपका जिलेटिन की लेयर आती है जिससे चिपक सकती हैं और जिससे आपका ये स्टैटिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा, इस इफेक्ट को रिमूव करने के लिए जो कंपनी है वो भी आपको बहुत हेल्प करती है। आपकी जो फिल्म्स होती हैं उनके बीच में वो पेपर लगा के देती है आपको, ताकि 2 फिल्म के बीच में फ्रिक्शन ना हो, और अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई थी अभी प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट्स की, कि प्रोसेसिंग आर्टिफैक्ट किन किन कारणों से आ सकते हैं और उनकी कैसे अपन रिकवरी कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे अपना जो थर्ड और लास्ट आर्टिफैक्ट है जिसका नाम था पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, जिसके अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट्स आते हैं या फिर पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट्स होता क्या है। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे भी आपको नाम से समझ में आ रहा है, जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया था, बता दिया था, पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट्स वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जब आप पेशेंट की पोजीशन लगाते हो उस वक्त या तो पेशेंट की पोजीशन में आपने कोई गलती की है या फिर कोई मिस्टेक की है, या फिर कैसेट या फिर अपन फिल्म की बात करें तो उनकी जो पोजीशनिंग होती है उनके भी अपने वहाँ पे क्या कर दी, कोई मिस्टेक की है तो उसके कारण फिल्म की जो इमेज है वो आपकी प्रॉपर नहीं आई है, जो इमेज आपको चाहिए थी वो नहीं आ रही है, या फिर गलत डायग्नोसिस कर रहे हो, तो वो जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपके किस में आएंगे, पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट में आएंगे। पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट में एक और आर्टिफैक्ट की अपन बात कर सकते हैं जो किसके कारण हो सकता है, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब के कारण।
वैसे देखा जाए तो एक्सरे ट्यूब का नाम लेते ही आपको दिमाग में चल रहा है कि टेक्निकल में आना चाहिए, लेकिन एक्सरे ट्यूब की पोजीशन वो किस में आएगी, यहाँ पे पोजिशनिंग के अंदर आएगी। ऑब्वियसली बात है, आपने पोजिशनिंग पढ़ी है, वहाँ पे एक्सरे ट्यूब की आप पोजीशन लगाते हो, एंगल्स देते हो उसके अंदर। अगर आपके एंगल्स में डिफेक्ट्स आ रहा है दैट मीन्स आपकी पोजिशनिंग के अंदर डिफेक्ट आ रहा है, आप गलत चीज़ डायग्नोस कर रहे हो, गलत इमेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो दैट मीन्स द एरर्स ड्यू टू पोजिशन ऑफ द पेशेंट कैसेट एंड ट्यूब आर कॉल्ड पोजिशन आर्टिफैक्ट। कि ट्यूब, यहाँ पे कौन सी ट्यूब की बात हो रही है, एक्सरे ट्यूब की, कैसेट और पेशेंट, इन तीनों की पोजीशन के कारण कोई भी अगर डिफेक्ट आपको फिल्म में देखने को मिल रहा है तो वो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, पोजीशन आर्टिफैक्ट कहलाएगा, ठीक है। अब सेम जैसा अपन ने प्रोसेसिंग में पढ़ा था, टेक्निकल में पढ़ा था, यहाँ पे भी अपन एक टेबल बनाएंगे, देखते हैं कौन कौन से पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट्स हैं, क्या क्या उनके डिफेक्ट्स हैं, और सॉरी रीजन्स हैं उनके क्या क्या, और फिर कैसे अपन उनसे रिकवरी कर सकते हैं, या फिर क्या क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, इनके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे भी टेबल के अंदर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट डिफेक्ट, सेकंड रीजन्स और थर्ड रिकवरी। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट डिफेक्ट की, जिसका अपन ने लिखा है रॉन्ग पोजीशन, गलत पोजीशन का होना, ठीक है। अब गलत पोजीशन किसके कारण हो सकती है, यहाँ पे आपका जो रेडियोग्राफर है या आपका जो वर्कर है या फिर ट्रेनर है जो भी है, अगर वो अनएक्सपीरियंस्ड होगा तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है गलत पोजीशन के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है, ड्यू टू अनएक्सपीरियंस्ड रेडियोग्राफर और स्टूडेंट और ट्रेनर। कोई भी हो सकता है वहाँ पे, आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, ट्रेनर भी हो सकता है, रेडियोग्राफर भी हो सकता है, कोई भी वर्कर हो सकता है। अगर वो अनएक्सपीरियंस्ड है तो उस वक्त क्या होगा, जो आपकी पोजीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगानी है एपी थी और आपने लगा दी पीए, तो ये भी एक प्रकार से पोजीशनिंग आर्टिफैक्ट है, ठीक है, जो किसके कारण हुआ है, अनएक्सपीरियंस के, विदाउट प्रैक्टिस के कारण हुआ है, जिससे जो आपका वहाँ पे वर्कर था जो काम कर रहा था उसको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं था। इसकी रिकवरी अपने को क्या, रिकवरी एक ही है कि आपकी जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अगर वो रेडिएशन हार्मफुल है तो एक ही एक्सपोजर के अंदर आप इमेज लो ना वहाँ पे पेशेंट की, और एक ही एक्सपोजर में कौन ले सकता है, जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होगी वहाँ पे, जो एक्सपीरियंस्ड रेडियोग्राफर होगा, एक्सपीरियंस्ड वर्कर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिकवरी में हमने लिखा है बिकॉज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन यूज, हाँ रेडिएशन के यूज हार्मफुल होते हैं, इस वजह से ऑलवेज प्रेफर एन एक्सपीरियंस्ड रेडियोग्राफर और वर्कर, हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड रेडियोग्राफर और वर्कर वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्पायरेशन इफेक्ट, ठीक है। रेस्पायरेशन के कारण बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। पोजिशनिंग के अंदर आप रेस्पायरेशन को महत्व भी बहुत ज़्यादा देते हो कि कब आपको इंस्पायरेशन कराना है पेशेंट को, कब एक्सपायरेशन कराना है, कब पेशेंट की ब्रीथ होल्ड करानी है, कब नहीं करानी है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनके डिफेक्ट्स के कारण भी बहुत सारे फिल्म में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे इमेज क्वालिटी रिड्यूस, इमेज की क्वालिटी कम होना, कैसे होगी, ड्यू टू इम्प्रॉपर रेस्पायरेशन, अच्छे तरीके से रेस्पायरेशन नहीं होना। जैसे कि चेस्ट के जो आपने एक्सरेज पढ़े हैं पोजिशनिंग के अंदर, वहाँ पे आपने एक चीज़ अच्छे से देखी होगी कि कुछ जो एक्सरेज थे उनके अंदर आप पेशेंट को इंस्पायरेशन कराते हो, और कुछ ऐसे भी एक्सरेज हैं जिनके अंदर आप एक्सपायरेशन कराते हो। तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपर रेस्पायरेशन का होना जरूरी है। अगर आप इंस्पायरेशन वाले के अंदर एक्सपायरेशन करा देते हो और एक्सपायरेशन की जगह वहाँ पे इंस्पायरेशन कराते हो, तो आपकी जो इमेज आ रही है वो वहाँ पे गलत आ रही है और फिल्म के अंदर डिफेक्ट आ रही है। किसके कारण आया है, पोजिशनिंग के कारण आया है, आपने पोजिशनिंग गलत की है पेशेंट की, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, टेल द पेशेंट टू इंस्पायर, एक्सपायर एंड होल्ड द ब्रीथ। पेशेंट को सही बताएं कि उसको इंस्पायर करना है या फिर एक्सपायर करना है, और उसके बाद में उसकी ब्रीथ को होल्ड कराना है, ठीक है। दूसरा है ब्लर इमेज और मूवमेंट अनशार्पनेस। इस टॉपिक को अपन ने इमेज क्वालिटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ब्लर इमेज कैसे आती है। इसका एक ही है कि पेशेंट मूवमेंट कर जाता है कई बार, ठीक है। तो पेशेंट मूवमेंट ड्यू टू द कंटिन्यूस रेस्पायरेशन, पेशेंट क्या कर रहा है, कंटिन्यूस रेस्पायरेशन कर रहा है, उसने रेस्पायरेशन को होल्ड नहीं किया तो क्या होगा, वहाँ पे रिब्स आपकी मूवमेंट करती रहेंगी, और रिब्स अगर मूवमेंट करती रहेंगी तो आपकी इमेज ब्लर आ सकती है, ठीक है। इसकी रिकवरी के लिए अपने को क्या करना होगा, टेल द पेशेंट टू होल्ड हिज ब्रीथ अंटिल एक्सपोजर डन। मतलब जब तक आपका एक्सपोजर नहीं हो जाता तब तक आप पेशेंट की रेस्पायरेशन या फिर ब्रीथ को होल्ड करा के रखोगे। और जो आपकी ये जो ब्लर इमेज और मूवमेंट जो अनशार्पनेस है, इसका आपकी इमेज क्वालिटी में कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये अपना जो लास्ट मेन जो टॉपिक था इमेज क्वालिटी, उसके अंदर अपना 4th टॉपिक था शार्पनेस और ब्लर, उसमें अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था कि इमेज क्वालिटी में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। और ये आपको भी पता है कि जो ब्लर फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है अपना। तो दूसरा, ब्लर फैक्टर के अकॉर्डिंग आप कोई भी
जो डायग्नोसिस है वो अच्छे से नहीं कर सकते यहाँ पे। अपना जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है आप उसमें कोई भी डायग्नोसिस अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट की जो ब्रीथ है उसको होल्ड कराना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की। थर्ड डिफेक्ट क्या है आपका यहाँ पे, मार्कर इफेक्ट। अब मार्कर इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जब आप कोई भी एक्सरे करते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, मार्किंग लगाते हो। मार्किंग इसलिए लगानी ज़रूरी होती है कि आपने पेशेंट की किसी भी जो बॉडी पार्ट का आप एक्सरे कर रहे हो वो लेफ़्ट साइड का है या फिर राइट साइड का है। ठीक है, एपी है या पीए है, बहुत सारी मार्किंग होती है। ठीक है, तो मार्क इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे मार्कर इफेक्ट में क्या होगा, रॉन्ग मार्किंग, आपने गलत मार्किंग कर दी। या फिर फॉर एग्जांपल आपने मार्किंग तो सही की, ठीक है, बट आपको अगर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड का एक्सरे लेना था और आपने ले लिया कौन सी साइड का, राइट साइड का, तो वो भी आपका किस में आएगा, मार्कर इफेक्ट के अंदर ही आएगा। इसका कारण क्या है, ड्यू टू यूज़ ऑफ रॉन्ग मार्कर, गलत मार्कर आप काम में ले रहे हो, और रॉन्ग साइड प्लेसमेंट, या फिर गलत साइड का आप वहाँ पे प्लेसमेंट कर रहे हो या फिर एक्सरे कर रहे हो। ठीक है, सॉल्यूशन रिकवरी एक ही है कि आप मार्कर एक्यूरेट यूज़ करें या और फिर एक्यूरेट साइड का यूज़ करें। जिस साइड का आपको एक्सरे करना है, जिस साइड का आपको डायग्नोसिस करना है, उसी साइड का डायग्नोसिस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपन एक्सरे ट्यूब डिफेक्ट की। एक्सरे ट्यूब डिफेक्ट में क्या होगा कि आपकी जो एक्सरे ट्यूब है उसके एंगल में कोई डिफेक्ट आ रहा है, आपने एंगल पूरा प्रॉपर नहीं दिया। या फिर एक चीज़ और आती है एक्सरे ट्यूब के अंदर जिसको अपन बोलते हैं कोलीमेटर, जो फील्ड ऑफ व्यू को खोलने के काम आता है कि आपको कितने पार्ट, बॉडी पार्ट को एक्सपोजर देना है। उसको अगर आप कई बार गलत ओपन कर दोगे, ज़्यादा कर देते हो या फिर कम कर देते हो, तो प्रॉपर वहाँ पे इमेज नहीं आएगी। उसके भी कई डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं फर्स्ट, ड्यू टू रॉन्ग ओपनिंग ऑफ द कोलीमेटर। कोलीमेटर की आपने गलत ओपनिंग कर दी है, तो इसके कारण क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका भी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि आप अगर चेस्ट का एक्सरे ले रहे हो उस वक्त अगर आप कोलीमेटर को क्लोज कर देते हो ज़्यादा ही, तो ऑब्वियस सी बात आपकी पूरी रिब्स नहीं आएंगी वहाँ पर, आपका एक्सरे खराब हो गया। ठीक है, इसका रीजन क्या था, कोलीमेटर पोजिशनिंग के अंदर, ऑब्वियस बात है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑलवेज मैच द लाइट फील्ड एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन जिसका आप बॉडी पार्ट का एक्सरे कर रहे हो उस पार्ट को और आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है, जब आप कोलीमेटर को ओपन करोगे तो जो आपकी लाइट निकलती है उसमें से उन दोनों को मैच कर लें कि वो दोनों करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, दूसरा है रॉन्ग टिल्ट या फिर एंगल इन द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के अंदर आपने गलत एंगल दे दिया या फिर एक्सरे ट्यूब को आपने गलत तरीके से टिल्ट कर दिया है, तो उसके कारण भी आपकी इमेज के अंदर आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ऑलवेज चेक द एंगल ऑफ एक्सरे ट्यूब। हमेशा एक्सपोजर करने से पहले एक बार एक्सरे ट्यूब के एंगल को चेक कर लेना चाहिए कि आपको पोजिशनिंग के अंदर जो एंगल प्रोवाइड करना था या फिर जितने एंगल पे आपको एक्सरे ट्यूब को टिल्ट करना था उतनी आपकी एक्सरे ट्यूब उस एंगल पे है या नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ आर्टिफैक्ट, जो क्या है आपका मूवमेंट अनशार्पनेस। जैसे कि अपन ने पहले जो बात किया था वो किसके कारण हुआ था, हमने केवल रेस्पिरेशन की बात की थी वहाँ पे। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर के कारण पेशेंट मूव कर जाता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जो आपके एडल्ट पेशेंट होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके मूव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिकॉज चाइल्ड या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और वो अपने को कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके मूव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये हो सकता है, और इसका भी अपन ने जो इमेज क्वालिटी थी उसके अंदर एक सॉल्यूशन पढ़ा था, याद हो तो आपको, इंक्रीज्ड एमए और डिक्रीज्ड टाइम। टाइम को कम करके और एमए को अपन इंक्रीज करके ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस टू द पेशेंट। एक तो पेशेंट को क्या करें, प्रोसेस अच्छे से समझाएं ताकि वो अपने को कोऑपरेट करे और मूव ना करे। ठीक है, दूसरा, यूज़ मोबाइलाइजेशन डिवाइस। ऐसी डिवाइसेज आती हैं जो क्या करती है, पेशेंट को मूव नहीं करने देती। फॉर एग्जांपल सैंड बैग्स आते हैं, जैसे पोजिशनिंग में आपने पढ़ा है कि आप कई बार क्या करते हो, अपने जो एक्सट्रीमिटीज़ है उन पे सैंड बैग रख देते हो ताकि वो हिले नहीं। ठीक है, जब आप स्कल की रेडियोग्राफी पढ़ोगे तो स्कल की रेडियोग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो कि हेड इमोबाइलाइजेशन डिवाइस आती है, ऐसे क्लिप्स आती हैं जिसके अंदर आपका हेड फिक्स हो जाता है, तो वो जो डिवाइसेज है उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा है रिड्यूस एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम भी आप कम कर सकते हो, और ऑब्वियसली बात है अगर आप एक्सपोजर टाइम कम कर रहे हो तो आपको इमेज क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आपको एमए इंक्रीज करना होगा वहाँ पे। ठीक है, सिक्स्थ आर्टिफैक्ट और लास्ट आर्टिफैक्ट है आपका ये
उसके अंदर पोजिशनिंग के अंदर मेटेलिक आर्टिफैक्ट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और पूरी पोजिशनिंग के अंदर आप एक चीज़ पढ़ते हो आराम से कि किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे करने से पहले उस बॉडी पार्ट पे जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको रिमूव करना है। ठीक है, ये होता है किसके कारण है, रीज़न आपको समझ में आ गया। प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट बिटवीन ट्यूब एंड फिल्म, ट्यूब और फिल्म के अंदर या फिर उन दोनों के बीच में कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट आ रही है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट इमेज में दिखाई देती है और इमेज के अंदर वो एज ए डिजीज़ दिखाई देती है। जो आपका डॉक्टर है वो जो डायग्नोस कर रहा है उसको लगता है कि ये कोई ना कोई डिजीज़ है पेशेंट के बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो इस वजह से मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, आस्क द पेशेंट टू रिमूव द रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट, पेशेंट की जो रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स उनको रिमूव किया जाए और उसको एक क्लियर पेशेंट गाउन पहना के फिर अपन उसका एक्सरे करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें या फिर ये आर्टिफैक्ट या फिर ये डिफेक्ट ना हो। ठीक है, तो अभी अपन ने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे फिल्म आर्टिफैक्ट या फिर फिल्म डिफेक्ट के बारे में 3 थे मेनली, उनके बारे में डिटेल में अपन ने डिस्कस किया है। थैंक यू एवरीवन।